अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौम के नाम अपने पैगाम में 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों के तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जब हम यौम जमहूरिया मनाते हैं तो हम उन कामयाबियों का जश्न मनाते हैं जो हमने बहैसियत कौम मिलकर हासिल की हैं। हम सब एक हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं। बहुत से अकायद और बहुत सी ज़बानों ने हमें तकसीम नहीं किया बल्कि मुत्तहिद किया है। इसीलिए हम एक जमहूरिया के तौर पर कामयाब हुए हैं। ये हिंदुस्तान का जौहर है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान एक गरीब और नाख्वानदा मुल्क से आलमी सतह पर एक पुरएतमाद मुल्क बन गया है। ये पेशरफ्त आइन बनाने वालों की इज्तिमाई दानिश से रहनुमाई के बगैर मुमकिन नहीं थी। पिछले साल हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया था। ये कामयाबी माशी गैर यकीनी सूरत हाल की आलमी पस मंज़र में हासिल की गई। काबिल क़यादत और मौसर जद्दोजहद की मदद से हम जल्द ही इक़्तिसाद बाज़ारी से निकल आए और तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया। ये सारा तत्व संविधान के केंद्र में रहा है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के अनुरूप हमारा गणतंत्र को आधार देने वाला संविधान बना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना भी था और भारतीय आदर्शों को फिर से स्थापित करना भी था। उन दशकों के संघर्ष और बलिदान ने हमें न केवल विदेशी शासन से बल्कि थोपे गए मूल्यों और संकीर्ण विश्व दृष्टिकोण से भी आज़ादी दिलाने में मदद की। शांति, बंधुता और समानता के हमारे सदियों पुराने मूल्यों को फिर से अपनाने में क्रांतिकारियों और सुधारकों ने दूरदर्शी और आदर्शवादी विभूतियों के साथ मिलकर काम किया। जिन लोगों ने आधुनिक भारतीय चिंतन धारा को प्रवाह दिया, उन्होंने आनभद्दाः प्रत्यवयन्तु विश्वतः, अर्थात हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए कि वैदिक उपदेश के अनुसार प्रगतिशील विचारों का भी स्वागत किया। लंबे और गहन विचार मंथन के परिणाम स्वरूप हमारे संविधान की संरचना हुई। हमारा ये बुनियादी दस्तावेज दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के मानवतावादी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विचारों से भी प्रेरित है। हमारा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के दिन हमें संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाले विधिवेत्ता श्री BN राव तथा अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने संविधान निर्माण में सहायता की थी। हमें इस बात का गर्व है कि उस संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान निर्माण में सभा की 15 महिला सदस्यों ने भी योगदान दिया। संविधान में निहित आदर्शों ने निरंतर हमारे गणतंत्र। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दरमियान सर जंग ने चाशुम्बे को उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुदाखलत करते हुए रियासती हुकूमत को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स पर यौम जमहूरिया तकरीब के एहतमाम की हिदायत की। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान मुबैना इख्तलाफात के नतीजे में परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर रिवायती तौर पर हर साल जो यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की जाती रही है वो इस मरतबा मुनक़िद नहीं हो रही थी, क्योंकि यौम जमहूरिया की इस तकरीब में रियासती हुकूमत को गवर्नर को मदऊ करना होता है और वो इस तकरीब से खिताब करती हैं। हालिया चंद महीनों के दौरान चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के दरमियान जो मुबैना इख्तलाफात पाए जाते हैं,
इसमें शिद्दत पैदा हो गई, जिसके नतीजे में हुकूमत ने परेड ग्राउंड पर यौम जमहूरिया तकरीब भी मुनक्किद न करने का फैसला किया ताकि गवर्नर इस तकरीब से खिताब ना कर सके। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि तेलंगाना हाईकोर्ट की जज जस्टिस माधवी देवी ने एक अबूरी हुक्म जारी करते हुए रियासती हुकूमत को यौम जमहूरिया तकारीब बशमूल परेड मुनक्किद करने की हिदायत की और कहा कि इस ताल्लुक से मरकजी हुकूमत ने 19 जनवरी 2023 को जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उन पर अमलावरी की जाए ताकि बड़ी तादाद में अवाम शिरकत कर सके। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत को मुतला किया कि कम वक्त में तैयारियां नहीं हो सकती। ताहम जस्टिस माधवी देवी ने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी कि वो इंतजाम के लिए फौरी तौर पर हुकूमत को इस हुक्म से वाकिफ करवाएं। हैदराबाद के गौलीपुरा के रहने वाले के श्रीनिवास ने लंच मोशन के जरिए ये दरख्वास्त दाखिल की और सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया तकारीब मुनक्किद न करने से मुतालिक BRS हुकूमत की कार्रवाई को चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि BRS हुकूमत वजारत दिफा नई दिल्ली की जानिब से 19 जनवरी 2023 को वज़ा करदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। वजारत दिफा ने SOP की इजराई के जरिए तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों को हिदायत की है कि वो बड़े पैमाने पर यौम जमहूरिया तकारीब मुनक्किद करने के लिए इंतजाम करें। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि वजारत दिफा की इस किस्म के हुक्म की अदम तामील गैर दस्तूरी है। दरख्वास्त गुजार ने 24 जनवरी 2023 को एक अंग्रेजी रोजनामे में शायद खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि BRS हुकूमत ने राजभवन को इनफरादी तौर पर यौम जमहूरिया परेड की तकरीब मुनक्किद करने के ताल्लुक से मुतला कर दिया है। इस तरह गवर्नर को मदऊ करते हुए सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया परेड मुनक्किद करने की रिवायत से इनहराफ किया गया है। दरख्वास्त गुजार की तरफ से T सूर्यकिरण पेश हुए जबकि रियासत की नुमाइंदगी एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने की। हाई कोर्ट ने कामारेड्डी मास्टर प्लान मामले की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। दरखास्त पर हुकूमती वकील ने दलाइल में हिस्सा लिया और अदालत को बताया कि हुकूमत ने अभी तक मास्टर प्लान की मनसूखी का कोई फैसला नहीं किया। जज को बताया गया कि म्युनिसिपल काउंसिल ने मनसूबा मनसूख करने की करारदाद पास की है। टाउन प्लानिंग एक्ट की सेक्शन 14 के मुताबिक यह हुकूमत पर मुनहसर है कि वो मास्टर प्लान पर गौर करे या नहीं। ताहम हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा कि वो म्युनिसिपल काउंसिल की करारदाद पर फैसला करे और हुकूमत को मुकम्मल तफसीलात के साथ जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। इस केस की अगली समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तानियों के लिए खुदा का एक अनमोल तोहफा है। उनके दर पर हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी होती है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में किया। हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर शरीफ को गिलाफ मुबारक रवाना की गई। उन्होंने कहा कि हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर मुल्क के कोने कोने से बिला लिहाज मजहब व मिलत लोग बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। वज़ीर आला KCR ने गिलाफ मुबारक की कश्ती को सर पर उठाकर वज़ीर दाखिला महमूद अली के हवाले किया। बाद वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि BRS पार्टी अपनी जानिब से हर साल बहुत ही पाबंदी के साथ बारगाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में गिलाफ रवाना कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में KCR जैसा दूरंदेश और सेकुलर लीडर कहीं नजर नहीं आता। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना के ज़ायरीन के क़याम और सहूलियात के लिए अजमेर में एक रूबाग के क़याम के लिए 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है जिस पर बहुत जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बारगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए खुसूसी गिलाफ रवाना किया गया। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस के दफ्तर में तेलंगाना के साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और चेयरमैन अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस पर रुकने राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी और दूसरों की मौजूदगी में गिलाफ मुबारक को कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के हवाले किया ताकि उसे अजमेर शरीफ में पेश किया जा सके। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स शरीफ के मौके पर खुसूसी चादर पेश की जा रही है। शब्बीर अली ने कहा कि हर साल उर्स के मौके पर भाईचारा और मजहबी रवादारी का मुजाहरा होता है। दुनिया भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 3500 किलोमीटर पैदल चलते हुए मुल्क में इत्तेहाद और अमन का पैगाम पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि उर्स के मौके पर राहुल गांधी की यात्रा का अख्तिताम हो रहा है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चादर की पेशकशी के बाद मुल्क में अवाम की भलाई, अमन व अमान और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी।
साबिक चीफ मिनिस्टर ओडिशा गिरिधर गुमंक और उनके फर्जंद सुशीर ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 2015 में कांग्रेस से मुस्तफी होकर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करने वाले वालिद और फर्जंद ने चारशंबे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से अपने इस्तीफों का ऐलान किया। उन्होंने सदर बीजेपी जेपी नड्डा को अपने मकतूब इस्तीफा रवाना कर दिए। साबिक चीफ मिनिस्टर ने अपने मकतूब इस्तीफा में कहा कि वो समझते हैं कि गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान ओडिशा में वो अपनी सियासी समाजी जिम्मेदारियों की तकमील से कासिर हैं, इसलिए उन्होंने फौरी असर के साथ बीजेपी की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा कबूल कर लिया जाए। 9 मरतबा रुकने पार्लियामेंट रहने वाले गिरिधर गुमंक ने उन्हें कई ओहदों पर फायज करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से इजहार तशक्कुर किया। इसी तरह सुशी ने भी अपने मकतूब इस्तीफा में कहा कि गुज़िश्ता कई साल के दौरान उन्होंने कबायली तबके और नौजवानों की बहबूद के लिए तवक्को के मुताबिक काम नहीं किया, इसी वजह से उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इम्कान है कि वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत अख्तियार करेंगे। बीआरएस में शमूलियत का इशारा देते हुए गिरिधर गुमंक ने कहा कि वो एक कौमी जमात यानी कांग्रेस से एक और कौमी जमात बीजेपी में आए थे, वो एक और कौमी जमात में शामिल होंगे जिसने ओडिशा में हुनूज अपने कदम नहीं रखे। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने पार्टी को तंजीमी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए नांदेड़ में पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद करने का फैसला किया। नांदेड़ में जलसे के बाद वो पुणे और फिर औरंगाबाद में अवामी जलसे मुनक्किद करेंगे। फिलवक्त वो कन्नौज, बलौली, दिगलूर, धर्माबाद और महर तालुकों में पार्टी की सरगर्मियों को वसअत देने के इक़दामात में मसरूफ हैं जो जिले नांदेड़ के सरहदी इलाके हैं। रियासत महाराष्ट्र में लोकसभा के 8 और असेंबली के 22 हलकों में तेलुगु बोलने वालों की अक्सरियत पाई जाती है, जहां तवक्को है कि इस सूरत हाल के दरमियान बीआरएस को फायदा हो सकता है। बीआरएस पार्टी मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में महाराष्ट्र में इंतखाबात में मुकाबला करेगी और ये भी इम्कान पाया जाता है कि पार्टी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के साथ इत्तेहाद भी करेगी। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तुलबा चाहे कितनी ही ऊंची तालीम हासिल करें, उन्हें समाज के लिए मुफीद होना चाहिए। नेशनल सर्विसेज स्कीम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियासती वजीर ने चारशंबे को वनपर्ती में खुसूसी वेटनरी कैंपों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ज़राअत के बाद मवेशी पालन को अहमियत दी है। उन्होंने कहा कि इंसानी माशरात जानदारों से जुड़ा हुआ है और इंसानों को जिन जानदारों की ज़रूरत है उनकी आबियारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मवेशी इंसानी खुराक की तब्दीलियों में ज़रूरी हैं। जानवरों की खुराकी पैदावार बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने इस राय का इजहार किया कि मुस्तकबिल में वेटनरी मेडिसिन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। पसमानदा तबकात की बहबूद के वजीर गंगुला कमलाकर ने ऐलान किया है कि भूमि 5 फरवरी और 6 फरवरी को कोकापेट और उप्पल भगेत में भूमि पूजा की जाएगी ताकि वहां बीसी भवन की तामीर का काम शुरू किया जा सके। चारशंबे के रोज रियासती वजीर ने दामोदर संजीवैया वेलफेयर भवन में 32 बीसी कमिटीज के नुमाइंदों, बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेंकटेशम और मुत्तालिका महकमों के सीनियर अफसरान के साथ एक जायजा इजलास लिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने वजाहत की कि वो पहले ही कई मौके पर बीसी बरादरियों से मिल चुके हैं और 32 बीसी जातों को इकट्ठा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे और कोकापेट और उप्पल भगेत में मख्तस हजारों करोड़ की 87 एकड़ अराजी पर इन बीसी भवन की तामीर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 41 पसमानदा तबकात की इज्जत नफ्स के लिए हैदराबाद में सबसे कीमती जगह मुख्तस की है जो हिंदुस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर ने नहीं की। बीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों के साथ सौतेलाना सलूक अख्तियार करते हुए रियासत के किसानों को सब्सिडी फराहम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों से उनके अनाज की खरीदी के मौके पर वाजबी कीमतें अदा नहीं की जा रही हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों की अगर मदद करना है तो उनकी आमदनी पर टैक्स आयद करना बंद किया जाए और उन्हें उनके अनाज की मुनासिब कीमत दी जाए। ఇండిపెండెన్స్ డే ఎట్లా జరపాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలుసు. మేము ఎప్పుడు ఎవరిని కూడా ఏమో అవమానపరచలే. ఈ రాష్ట్రంలో మేముగా గౌరవించినంతగా భారతదేశంలో ఎక్కడ ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ గవర్నర్ కూడా ఇంతవరకు గౌరవించలేదు. మేము ఇంతవరకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట కూడా ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. వారే అనేక ఇబ్బంది పెడుతున్నారు.
ఇవాళ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులు ఉన్నారని చెప్పేసి ఒక బిల్లు తీసుకొస్తే ఒక యూనివర్సిటీస్ బిల్లుని తొక్కిపెట్టి, పర్టికులర్లీ యూనివర్సిటీ రిక్రూట్మెంట్ బిల్లు తొక్కిపెట్టి మొత్తం నిరుద్యోగుల ఉసులు తీసుకుంటున్నారు ఇవాళ గవర్నర్ గారు. అయినా కూడా మేము చాలా ఓపికగా, ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మా పార్టీ గారు కూడా చాలా ఓపికగా పెట్టున్నాం. ఎందుకంటే ఒక 1000 మందికి డైరెక్ట్ గా ఇలా రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుందని చెప్పేసి యూనివర్సిటీ నీరు గారిపోతున్నాయని చెప్తారు. కాబట్టి రాజకీయాలు ఇక్కడ చేస్తున్నది వారు తప్ప గౌరవిస్తున్నది మేము కూడా ఇప్పుడు ఒక వారి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఎన్నిసార్లు మాట్లాడినా కూడా మేము ఇంతవరకు దాన్ని కూడా ఎవరు కూడా మేము ఖండించలే. కాబట్టి వారు ఏమైనా ఇబ్బంది పడితే వారు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు తప్ప మేము ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పెట్టలే. ఏ పండుగను ఎట్లా జరుపుకోవాలి, ఏ విధంగా గొప్పగా చేయాలనేది గణతంత్ర వేదిక మేము చేస్తున్నాం. మా మంత్రులు, మా ముఖ్యమంత్రి గారు, మా మంత్రులు వారు కూడా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. అది ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది, విధి విధానాలు అనేది ఏ విధంగా ఉండాలనేది భారత స్వాతంత్ర వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఎట్లా చేస్తున్నాం మేము కూడా అట్లే చేస్తున్నాం. వారు చేస్తున్నారు కదా, జెండా ఎగరేస్తారు. రాజ్భవన్ అనేది చాలా పెద్దది. ఈ రాష్ట్రంలో రాజ్భవన్ కంటే పెద్ద हैदराबाद के अलावा रियासत के अहम शहरों में भारी और ऊंची इमारतों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, हॉस्पिटल, स्कूलों और बड़े बड़े अपार्टमेंट में सेफ्टी ऑडिट करवाने का हुकूमत ने फैसला किया है। इसके अलावा सिकंदराबाद के रामगोपाल पेट में हालिया दिनों में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पेश आए मुहिब आतिशज़दगी के वाक़े में हलाक होने वाले 3 अफराद के खानदानों में फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का आला सतही इजलास में फैसला किया गया। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव की सदारत में वुज़रा और आला अहदेदारों का एक इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ, जिसमें रामगोपाल पेट के इलाके में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े के बाद शहर के अलावा रियासत भर में बड़े बड़ी इमारतों में इस तरह के वाक़यात का आदा न होने देने के लिए एक हिकमत अमली को खतियत दी गई, जिसके तहत तमाम भारी और बड़ी इमारतों के लिए सेफ्टी ऑडिट करने का फैसला किया गया। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफज़ाइश मवेशियां तलसरी श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार, महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, हाउसिंग के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने कहा कि हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम अहम शहरों में बड़ी इमारतों को आग से महफूज रखने के लिए सेफ्टी ऑडिट करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में उन्होंने महकमे बल्दी नज़्म व नस्क, पुलिस, फायर सर्विसेज और दीगर महकमों के अहदेदारों को मिलकर गाइडलाइंस तैयार करने की हिदायत दी। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स की इमारतों, पेट्रोल बंक्स, गैस सिलेंडर्स के गोदाम की भी सेफ्टी ऑडिट करने की हिदायत दी। जगतियाल बल्दिया की चेयरपर्सन भोगा श्रावणी ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा पेश कर दिया। इस्तीफा का मकतूब रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार को रवाना करने से कबल अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रावणी अश्कबार हो गई और जज्बाती अंदाज में रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली की साजिशों का वो शिकार हो गई। उन्होंने कहा कि पार्टी काउंसलर्स को उनके खिलाफ भड़काते हुए बगावत बुलंद करने में रुकन असेंबली का अहम रोल था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से रुकन असेंबली की जानिब से तौहीन बर्दाश्त करती आ रही हैं। रुकन असेंबली के साथ बल्दिया की चेयरपर्सन का सफ़र उनके लिए एक तल्ख तजुर्बा था, वो कभी अपनी ज़िंदगी में इसे नहीं भूल पाएंगी। बल्दिया में 3 साल के दौरान अंजाम दिए गए कामों में एक काम का भी उनके हाथों इफ्तिताह नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कचरे की निकासी के लिए ट्रॉलियों की खरीदी पर भी रुकन असेंबली ने उन पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली संजय कुमार ने जिले कलेक्टर या किसी भी आला अहदेदार या उजरा से मुलाकात करने से उन्हें रोका था। उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली संजय कुमार ने उन्हें रुकन काउंसिल कविता की हामी तस्वुर करते हुए उन्हें तरह तरह से परेशान करते थे ताकि मैं चेयरपर्सन के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाऊं। उन्होंने कहा कि अगर उनके खानदान को कोई ज़रर भी पहुंचता है तो इसके लिए रुकन असेंबली जिम्मेदार होंगे। కరుడు కట్టిన ఒక పెద్ద మనిషి ఎలా ఉంటాడు అంటే అది జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ గారు. ఈజీ బిడ్డలారా ఇప్పటికైనా తెలుసుకోండి, మహిళలారా ఇప్పటికైనా తెలుసుకోండి, మనం పనికి రాము, రాజాలకు అసలు రాజకీయాలకి పనికి రాము. ఈ రోజు అదొరగారు గెలిచారు, మీరే గెలిచారు. కరుడు కట్టిన ఒక పెద్ద మనిషి ఎలా ఉంటాడు అంటే అది జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ గారు. ఈజీ బిడ్డలారా ఇప్పటికైనా తెలుసుకోండి, మహిళలారా ఇప్పటికైనా తెలుసుకోండి, మనం పనికి రాము, రాజాలకు అసలు రాజకీయాలకి పనికి రాము. ఈ రోజు అదొరగారు గెలిచారు, మీరే గెలిచారు.
కరుడు కట్టిన ఒక పెద్ద మనిషి ఎలా ఉన్నాడు అంటే అది జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ గారు. అందులోనూ యువతలు చిన్న పిల్లలు అస్సలు పనికిరారు. ఓ మహిళలారా, ఓ బహుజనులారా, ఓ బీసీలారా, మీరు ఇప్పటికైనా తెలుసుకోండి, మనం పనికి రాము. ఈ దొరల పెత్తనానికి మనం పనికి రాము. నాకు తెలిసిన అదే इन रिपोर्ट्स पर एनडीए हुकूमत पर तनकीद करते हुए हिंदुस्तान लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर गश्त करने के काबिल नहीं है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने चारशंबे के रोज इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2020 में चीन को ये कहकर क्लीन चिट दे दी थी कि पड़ोसी मुल्क हमारे इलाके में दाखिल नहीं हुए। आज हैदराबाद में गांधी भवन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि हर शहरी को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मुल्क उन मकामात पर गश्त नहीं कर पा रहा है और वज़ीर आज़म को इसकी कोई फिक्र नहीं है। अभी आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी, कुछ दिन पहले राहुल जी ने भी प्रेस वार्ता की और ऑक्सफैम की रिपोर्ट सबके सामने साझा की थी। उस रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट है कि असमानता कितनी बढ़ गई। इस देश के 100 बड़े पूंजीपति, 100 बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, 13 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। कब? जब लॉकडाउन चल रहा था ना, जब हम और आप घरों में बंद थे, काम धंधे बंद हो गए थे, तब इस देश के 100 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए और उसी वक्त 12 करोड़ मेहनतकश लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। ये इस देश की हालत मोदी जी ने की। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा, ये असमानताएं दूर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का एक और मकसद था और वो बड़ा जीवंत मकसद है, क्योंकि लगातार एक कोशिश हो रही है हमें और आपको लड़ाने की। आपकी जाति कुछ और है, आपकी कुछ और है, मेरा धर्म कुछ और है, इनका धर्म कुछ और है, उनका कपड़े पहनने का तरीका कुछ और है, मेरा कपड़े पहनने का तरीका कुछ और है, हमारे भट्टी साहब कुछ और खाते हैं और किरण जी कुछ और खाते हैं, तो लड़वा दो आपस में। ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, कैसे लड़ाई करवाओ समाज में एक दूसरे। तो जब देश का राजा देश की प्रजा को लड़वाने पे आ जाता है तो वो देश डूबता है। यही होने वाला है इस देश का, यही हो रहा है इस देश में। नौजवान डूब रहा है, नौजवान के सपने खत्म हो रहे हैं, चूर चूर हो रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा की हालत हम सब जानते हैं क्या है। यहां हैदराबाद में भी कई उदाहरण हमें देखने को मिले। लेकिन जब देश के राजा की आंखें बंद हैं, उसको सिर्फ अपने एक आध उद्योगपति दोस्त की चिंता हो, उसको सिर्फ अपनी छवि की चिंता हो, बोलते हैं साहब 24 घंटे में से 18 घंटे मोदी जी जागते हैं। भाई जागते हैं तो उससे तो नुकसान ही हो रहा है ना देश का। थोड़ा सो लीजिए, थोड़ा शायद फायदा हो जाए। हम तो यही कहते हैं सर, मोदी जी थोड़ा सोना शुरू कर दीजिए, शायद उस वक्त जितने घंटे आप सोते हो देश का फायदा हो जाए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यूथ कांग्रेस डिपार्टमेंट के सदर शिवसेना रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने आज रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से राजभवन में मुलाकात की। उन्होंने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के उम्मीदवारों के मसाइल को उनके सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि 7 मल्टीपल क्वेश्चंस को हाई कोर्ट ने कंबाइन करते हुए उन्हें मार्क्स देने की बात कही थी। अगर ऐसा किया जाता है तो 70 उम्मीदवारों को इससे इंसाफ मिलेगा। साथ ही इन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों को 2018 के इम्तिहानात में हाइट के मामले में क्वालिफाई करार दिया गया था, उन्हें डिजिटल तरीका इख्तियार करते हुए इस बार नाकाबिल करार दिया गया। करीब 30,000 नौजवानों का मुस्तकबिल इसी फैसले की वजह से बर्बाद होने की कगार पर है। उन्होंने गवर्नर से मुतालबा किया कि एसआई और कांस्टेबल के उम्मीदवारों के जो मसाइल हैं और उस पर फौरी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि अब तक 18 उम्मीदवारों ने खुदकशी कर ली है। उन्होंने रियासती हुकूमत से 50 लाख रुपए मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली में साबिका मुतवली ने कुछ साल पहले खुदकशी कर ली थी। उसके बाद से दरगाह और उनका घर वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया था। कल बरकत नामी शख्स ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि फैसल अली शाह की पुरानी कीमती किताबें चोरी हो गई हैं। मगर दरगाह यूसुफैन के केयरटेकर मस्तान वली ने मीडिया से बात करते हुए इन खबरों की तरदीद की और कहा कि इन किताबों को
गंदगी वहां होने की वजह से किसी और मुकाम पर महफूज तरीके से रखा गया है? मेरा नाम हसन है। यहाँ पर दरगाह में खिदमत गुजार हूँ। यहाँ से 2019 में जनाब फैसल अली शाह का इंतकाल हुआ था। जब से वक्फ वाले डायरेक्ट मैनेजमेंट पर ले लेके उसको लाइब्रेरी को पूरा घर को पूरा ताले डाल दिए थे। तो हम लोग ना ये जो लाइब्रेरी रूम जो फैसल अली शाह कुरान पढ़ाते थे वहाँ पर पूरा गंदगी बदबू आ रही थी। हम लोग यहाँ साफ सफाई करना बोल के बाद में थोड़ा रिनोवेशन करके ऑफिस बनाना बोल के हम लोग यहाँ पूरा करके पूरा किताबें जो भी है ला के यहाँ चौक में ला के रख दी है। ये लोग गलत अफवाह उड़ाए, चोरी हुआ वो हुआ ये हुआ बोल के पुलिस वाले भाई की तहकीकात करे। यहाँ तो एक पेपर भी नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ला के हम लोग चौक में ला कर रख दिए। अब यहाँ तो देख सकते हैं, आप चौक के सामने ठहर के हूँ किताबों के सामने, ऐसा कोई भी चोरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खाली अफवाह उड़ा रहे इधर। तो कंप्लेंट कौन दिया साहब? ये कंप्लेंट मेरे को मालूम हुआ, ये बरकत बाबा बोल के जो दूर के डिस्टेंस रिलेटिव है उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करे यहाँ पर, वो दिए ये दिए कम हो गया ये गया बोल के। यहाँ गया कुछ भी नहीं, हर चीज़ इंटैक्ट उनका जो भी है निकाल के चौक में लगे और साफ सफाई करके। बदबू आ रही थी दरगाह, पूरा बदबू आ रही थी, हम उसको साफ करके रखे उसको। ये खोलने की वजह क्या है सर? खोलने की वजह जो है चेयरमैन साहब को हम इजाज़त लिए कि ये बदबू आ रही थी, बाद में 2-2.5 साल से नहीं खोला हुआ है ऑफिस। मैं तो मेरा ऑफिस तो खबरस्तान के बीच में थी, तो हम लोग निकाल के ये ऑफिस बनाना बोले इरादे से हम चेयरमैन साहब को बोल के इजाज़त लेके निकाले। पूरा बदबू फैल गई थी अंदर, साफ सफाई करके हाँ लाके सामान रखे। अभी हम फिर बंद करके रख दिए जैसे कि वैसा रख दिया। तो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है गलत इल्ज़ाम है। अब पुलिस वाले भाई की तहकीकात करके चले गए, उन्होंने भी देख लिए। जो CCTV कैमरे भी लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आप देख ले सकते। कुछ भी गया नहीं, कोई भी लिख गया भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये गलत अफवाह उड़ा रहे हैं हमारे ऊपर। अदाकार से सियासतदान बनने वाले पवन कल्याण ने 4 मई को कहा कि आंध्र प्रदेश में शैतान की हुक्मरानी का खात्मा ही उनकी जनसेना पार्टी का है मकसद है। कनका दुर्गा मंदिर में अपनी मुहिम की गाड़ी वारही के लिए खुसूसी पूजा के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज से वारही का मकसद रियासत में शैतान की हुक्मरानी का खात्मा रहेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुक्मरानी का शैतानी हुक्मरानी से तकाबुल करते हुए उन्होंने कहा कि इस हुक्मरानी को खत्म करने की उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। एन मनोहर और अपनी पार्टी के दूसरे कायदीन के साथ पवन कल्याण ने खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया, जिनके इस्तकबाल के लिए पार्टी के कई कारकुन जमा हुए थे। अदाकार ने तेलंगाना में कल ही अपनी मुहिम की गाड़ी के लिए पूजा की थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस अविनाश रेड्डी को फिर एक मरतबा नोटिस हवाले करते हुए उन्हें उनके अंकल और साबिक वजीर आंध्र प्रदेश वाईएस विवेकानंद रेड्डी के कत्ल केस में पूछताछ के लिए 28 जनवरी को उसके रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के कजन अविनाश रेड्डी से कहा गया कि वो 28 जनवरी को हैदराबाद में सीबीआई के ओहदेदारों के रूबरू 11 बजे दिन हाजिर हों। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट को कबल ही 24 जनवरी को हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। उन्होंने ताहम पुलिवेंदुला में अपने मसरूफ तरीन शेड्यूल की वजह से उस दिन हाजिर होने से माजूरी जाहिर करते हुए एक और दिन हाजिर होने की ख्वाहिश की थी। जिले मेरठ में मंगल की रात पकवान गैस सिलेंडर के धमाके के नतीजे में एक खातून और एक लड़की हलाक हो गई। एलपीजी सिलेंडर धमाके की वजह से घर को आग लग गई, जिसके नतीजे में एक 6 साल लड़की और उसकी 60 साल दादी हलाक हो गए। यह हादसा जिले मेरठ के मौजू चिन्ना शेनूर में पेश आया। महलूकीन की मधु और उनकी दादी अंजम्मा की हैसियत से शिनाख्त की गई। धमाका और आग की वजह से मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रियासत तेलंगाना निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले नौजवान और अमेरिका की लड़की ने शादी कर ली। आरमूर मंडल के पेरकट में वाक़ कल्याण मंडप में आरमूर मंडल गोविंदपेट के एम अभिषेक और अमेरिका की एलेक्स शादी के बंधन में बंध गए। दोनों खानदानों के बुजुर्गों की मौजूदगी में शादी की रस्म ईसाई रस्म रिवाज के मुताबिक अंजाम दी गई। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इंडोनेशिया में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वंशी कृष्णा नामी इंजीनियर 13 जनवरी को अपनी बीवी श्रावणी के साथ हनीमून के लिए इंडोनेशिया गया था। ये जोड़ा 22 तारीख की सुबह बाली के जजीरे
पिंडा में तफरीह के लिए निकला। वंशी वहां समुद्री मछलियों को देखने के लिए स्कूबा डाइविंग जाना चाहता था। उसके लिए वंशी ने ऑक्सीजन मास्क और डाइविंग जूते पहनकर समुद्र में उतर गया। इसी दौरान उसे दिल का दौरा पड़ने से वो पानी में गर्क हो गया। उसी दिन शाम को वंशी की लाश मिली थी। डॉक्टरों ने बताया कि गोताखोरी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।